हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 और 16 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसकी जो ये वर्डिंग है विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये आप ध्यान में रखना क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर किसी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। और अभी तक ऐसा भारतवर्ष में कितनी बार हुआ है कि हमने 26 जनवरी को बिना किसी मुख्य अतिथि के आयोजन किया है 26 जनवरी का, या कोई मुख्य अतिथि 26 जनवरी को आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, अभी तक भारतवर्ष में बिना मुख्य अतिथि के 26 जनवरी का आयोजन सिर्फ 3 बार हुआ है। अगर ऐसा 2021 में होता है तो ये चौथी दफ़ा होगा कि बिना मुख्य अतिथि के 26 जनवरी का आयोजन हुआ। ये 3 बार कब कब है? देखो, ये 3 बार है। पहली बार इसका बिना मुख्य अतिथि के आयोजन हुआ था 1952 में, दूसरी बार 1953 में, और फिर 1966 में। अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्य अतिथि नहीं आमंत्रित किया गया है 26 जनवरी के अवसर पर। अगर 26 जनवरी 2021 को कोई मुख्य अतिथि नहीं आता है तो क्या है कि ये चौथी बार होगा। हालांकि पहले भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, लेकिन कोविड-19 के नए स्ट्रेन मिलने की वजह से ब्रिटेन में कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिला। मैंने वो क्वेश्चन भी आपको कराया कि ब्रिटेन कोविड-19 के नए स्ट्रेन मिलने के बाद विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने वहाँ पे लॉकडाउन किया है, और दूसरा देश जर्मनी है जिसने नए स्ट्रेन मिलने के बाद पूर्णतः लॉकडाउन किया है अपने देश को। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो क्या हुआ, वहाँ पे नया स्ट्रेन मिला कोविड-19 का, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया। और अगर कुछ मीडिया हाउस क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउस ऐसी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पीएमओ ऑफिस की तरफ से इस वर्ष बुलाया जा रहा है सूरीनाम देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रकाश संतोखी, को एज ए चीफ गेस्ट। मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये देखो जी न्यूज़ का ये है, आप डेट देख सकते हो, ये 18 डेट है। और नो फॉरेन गेस्ट एट 2021 रिपब्लिक डे अनाउंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फर्स्ट टाइम इन 55 ईयर। फर्स्ट टाइम इन 55 ईयर क्यों बोल रहे? क्योंकि लास्ट टाइम जो कोई भी चीफ गेस्ट नहीं इनवाइट किया था गया था वो कौन सा था? वो ईयर था आपका 1966 में कोई चीफ गेस्ट नहीं इनवाइट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर 3। तो अब आप समझ गए होंगे, कई सारे मीडिया हाउस सूरीनाम देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रकाश संतोखी, उनको बता रहे हैं कि ये एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए हैं भारत की तरफ से 26 जनवरी 2021 के लिए, जब बोरिस जॉनसन ने अपना भारत का दौरा कैंसिल किया उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनीतिक प्रतिबंधों की आपसी बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? देखो, इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। आंसर सी करेक्ट है। अमेरिका ने ताइवान के साथ पिछले कई दशकों से लगे हुए जो भी राजनयिक प्रतिबंध थे उन सभी को हटा दिया है। ताइवान एक ऐसा देश है जिस पे चाइना अपना दावा करता है और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। कुछ दिनों पहले ही आपने न्यूज़, और अगर आप न्यूज़ और मेरी करंट अफेयर से बने रहते होंगे तो आपको ये पता होगा कि चाइना ने इंडियन मीडिया से एक बात कही थी कि आप ताइवान को चाइना का हिस्सा बताकर मीडिया में पेश किया करो। ऐसी बात चाइना द्वारा इंडियन मीडिया से कहा गया था। अब क्या है कि कई दशकों से लगा प्रतिबंध अमेरिका ने हटा दिया है। इससे क्या होगा कि अमेरिका के इस कदम से ताइवान के चाइना से अलग होने की बात पुष्टा होगी, क्योंकि देखो, चाइना अपना, अमेरिका का चाइना का रिलेशन अलग होगा और ताइवान का और चाइना का रिलेशन अलग होगा। इस समय चाइना और अमेरिका में भी टेंस सिचुएशन चल रही है। कोविड-19 ये कहाँ से निकला, कोविड-19 की जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से निकला, इसको लेकर चाइना और अमेरिका में भी इस समय एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है।
इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे मतलब दोनों विरोधाभासी काम कर रहे हैं। उसी के तहत अमेरिका ने ताइवान पे लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है और इससे ताइवान का अलग देश होने का एक अपना बात और भी ज़्यादा पुख्ता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 से अधिक छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? देखो ये है मिस्टर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है सिडनी में, जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा था, उसमें कुल 100 छक्के कंप्लीट कर लिए। विश्व में सिर्फ 2 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने किसी एक देश के खिलाफ 100 से अधिक छक्के लगाए हैं, क्रिस गेल और रोहित शर्मा। क्रिस गेल ने 100 छक्के का रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड के खिलाफ। देखो क्रिस गेल के 130 छक्के हैं, मतलब 130 सिक्स लगाए हैं क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ। और रोहित शर्मा ने सिडनी में हो रहे जो टेस्ट मैच सीरीज चल रही है गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, इसमें जो तीसरा टेस्ट मैच था वो सिडनी में हो रहा था। उसी दौरान जब इन्होंने छक्का लगाया तो क्रिकेट के सारे फॉर्मेट यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट, सारे फॉर्मेट को मिला के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी एक देश के खिलाफ 100 से अधिक छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल ने 130 छक्के लगाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के अभी हाल ही में कंप्लीट करा है। अगर क्वेश्चन आता है किसी एक देश के खिलाफ विश्व के किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक छक्के लगाया है, तो वो आंसर होगा क्रिस गेल, क्योंकि क्रिस गेल के 130 छक्के हैं इंग्लैंड के खिलाफ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके 28वें डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके 28वें डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति मिली है सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। ये स्थान ले रहे हैं राजेश रंजन का। राजेश रंजन 27th डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF थे। क्या काम होता है CISF का और किस मंत्रालय के अधीन CISF आती है? देखो CISF होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। CISF होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। CISF एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल यूनिट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एटॉमिक पावर प्लांट, यहाँ सब सिक्योरिटी प्रदान करती है। देखो एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे जो चेकिंग करते हैं वो CISF के होते हैं। जो गेल, वेल, सेल, इन सब बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? CISF की। गवर्नमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है यानी कि कहीं पे पुल बनाया जा रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ब्रिज बनाते टाइम इसका जो है जो निर्माण किया जा रहा है उस दौरान कोई सुरक्षा करता है तो कौन करता है? CISF करती है। एटॉमिक पावर प्लांट, जो भी इंडिया में एटॉमिक पावर प्लांट हैं उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है। और CISF ये आता है होम मिनिस्ट्री के अधीन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण को पूरा किया है? देखो गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम फतह-1 ये है पाकिस्तान का। नाम से आप कंफर्म करो, फतह-1 ये पाकिस्तान का है। यानी कि पाकिस्तान ने पहली बार गाइडेड मल्टी रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक इसका परीक्षण को पूरा किया है। बात करते हैं भारत की। भारत के पास पिनाका एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जो कि काफ़ी पहले से भारत के पास है पिनाका, और ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है यानी कि भारत ने इसको अपना स्वदेश में ही निर्माण किया था, जिसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया था। तो फतह-1 किसका है? पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने इसे भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। और हमारे पास पिनाका है मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में 4 बार के
पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधव सिंह सोलंकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी के बाद माधव सिंह सोलंकी गुजरात के दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री गुजरात का कौन रहा? नरेंद्र मोदी। दूसरे स्थान पे कौन है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने की लिस्ट में? माधव सिंह सोलंकी उसमें दूसरे स्थान पे हैं। और अभी कुछ समय पहले ही केशुभाई पटेल, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इनका भी निधन हो गया। दोनों में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो, माधव सिंह सोलंकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, आईएनसी के हैं, और केशुभाई पटेल ये भाजपा के थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस निम्न में से 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, आपको 10 जनवरी ये वर्ल्ड हिंदी डे है, वर्ल्ड हिंदी डे। इसको कंफ्यूज नहीं करना है किससे? 14 सितंबर से। 14 सितंबर है हमारे देश का खुद का हिंदी दिवस, यानी कि 14 सितंबर हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है? देखो, हिंदी दिवस हम अपने देश में मनाते हैं। अब क्या 14 सितंबर को तो पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है? अब क्या कि ऐसा भी है कि 10 जनवरी को पूरा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाता है? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। 10 जनवरी के दिन होता क्या है कि जो एम्बेसी है, जो एम्बेसी मतलब कि क्या होता है आप बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। एम्बेसी किसे बोलते हैं? एम्बेसी बोलते हैं कि प्रत्येक देश में अपना एक कार्यालय होता है, जहाँ पे क्या होता है कि लोगों की हितों की रक्षा की जाती है। जैसे अब इंडिया का जो अमेरिका में एम्बेसी है, वहाँ पे जो इंडियन अमेरिका में जाके बसे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा करने का काम कौन करता है? एम्बेसी करती है। तो जितने भी एम्बेसी पूरे विश्व में हैं, उन वहाँ पे 10 जनवरी के दिन हिंदी दिवस, हिंदी में ही पूरा कार्य किया जाता है, और सारी एम्बेसीज़ में जो है क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये ऐसे याद रखोगे कि विश्व हिंदी दिवस के दिन विश्व भर में जितनी भी भारत की एम्बेसी हैं, हर जगह पे हिंदी में कार्य होता है और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि हमारे देश में खुद यहाँ पे 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर ये अपना खुद का हिंदी दिवस, यानी कि नेशनल हिंदी डे बोल सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ हिंदी दिवस ही बोला जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने मोरमुआ गांव पोर्ट गोवा से 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ के लिए रवाना किया है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के लिए गोवा से रवाना किया गया, गोवा के मुगांव पोर्ट से। ये वैज्ञानिक अभियान है, 40वां वैज्ञानिक अभियान है। इसमें कुल 43 मेंबर भेजे गए हैं, और ये जो जिस शिप से भेजे गए हैं, इन 43 मेंबर में से 40 मेंबर वहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे अपने वैज्ञानिक अभियान में काम करने के लिए, और ये शिप 30 दिनों में वापस आने की संभावना है। अब देखो, 40 मेंबर छोड़ देंगे तो 3 मेंबर बचेंगे। ये 3 ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि इस शिप का संचालन करने का काम कर रहे हैं। और फिर जो वहाँ पे अंटार्कटिका में एक हमारा फिर अभियान लगातार वहाँ पे चलता रहता है। कैसा अभियान चलता है पहले इस पे देख लेते हैं, फिर इसको पे बात करते हैं। देखो, भारत ने अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत की थी 1981 में, और 1981 से अभी तक कुल 40 अभियान वहाँ पे चलाए जा चुके हैं। 3 अनुसंधान बेस स्टेशन वहाँ पे हैं, एक दक्षिणी गंगोत्री नाम से, दूसरा मैत्री नाम से, तीसरा भारती नाम से। जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री ये अब क्लोज कर दिया गया है, सिर्फ 2 अनुसंधान बेस स्टेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैत्री और भारतीय। यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित सारे रिसर्च किए जाते हैं। समुद्र तट के समीप कैसा इकोसिस्टम होना चाहिए, कैसा इकोसिस्टम है, उससे रिलेटेड सारे रिसर्च किए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित यहाँ पे रिसर्च किया जाता है।
ये सारे रिसर्च मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि क्लाइमेट से संबंधित सारे रिसर्च वहीं पर किया जाता है क्या, कि देखो अंटार्कटिका ये साउथ पोल है। साउथ पोल मतलब कि आप बोल सकते हो इसको एकदम दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, और ये पूरी तरीके से बर्फ़ से घिरा हुआ है। हमेशा ये बर्फ़ से घिरा रहता है, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ़ पिघल रही है, और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में ये बर्फ़ है कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। जो वाटर लेवल है सी का ये बढ़ सकता है अगर ये बर्फ़ पिघल जाए, और फिर पूरी का पूरा संसार इसके चपेट में आ सकता है। इन्हीं सब से संबंधित वहाँ पे रिसर्च किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा। देखो अंटार्कटिका को कंफ्यूज नहीं करना है आर्कटिक से, दोनों ही एकदम छोर हैं। अंटार्कटिका ये साउथ पोल पे है और आर्कटिक ये नॉर्थ पोल पर स्थित है। तो अब देखो यहाँ से 43 मेंबर की टीम लेकर गई, जिसे रवाना किया गया मोर मुगाओ पोर्ट जो कि गोवा में है। अब 40 मेंबर वहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे अपने जितने एरिया का रिसर्च मैंने बताया वो करने के लिए, और 30 दिनों में ये फिर से शिप वापस आ जाएगी। अब वहाँ पे शीतकालीन के समय में भी एक टीम गई हुई थी, जो कि जिन टीम को अक्टूबर के महीने में भेजा गया था। तो उन सारे मेंबर्स को लेके ये शिप वापस आएगी 40 को छोड़ के, और 28 मेंबर उस समय भेजे गए थे शीतकालीन टीम के साथ। 28 मेंबर को ये वापस लेके आएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो सेकेंड रेंज में समय को मापने के लिए क्या जारी किया गया है। देखो नैनो सेकेंड के रेंज में समय को मापने के लिए जारी किया गया है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे जारी किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो नैनो सेकेंड 1 नैनो में होता है 10⁻⁹। अब सोचो कि 1 सेकेंड का कौन से हिस्से की बात कर रहा है। -9 आप 1 के बाद 8 जीरो लगा के पॉइंट लगाओ, उतने कम समय की बात की जा रही है। मतलब आप जो अपने आईलिड्स को झपकते हो, पलकों को झपका जाता है, उससे भी कम समय की बात की जा रही है। तो इतना कम समय ये माप सकता है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। इसका क्या फ़ायदा होगा। देखो टाइम मेज़रमेंट करने में नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी आ जाएगी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल से, और डीआरडीओ और इसरो जो अपने काम करते हैं उनमें नैनो सेकेंड का भी महत्व होता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का, इसरो ये अंतरिक्ष के लिए काम करता है, तो इसमें नैनो सेकेंड का भी महत्व होता है। तो डीआरडीओ और इसरो के कामों में ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल काफ़ी मददगार सिद्ध होगा, जिसे लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 के दौरान। देखो अगर बात चल रही है मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव की, तो एक और क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पटना मेट्रोलॉजी स्टेशन को सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया है। पटना मेट्रोलॉजिकल स्टेशन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया है गया है। सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा उस मेट्रोलॉजिकल स्टेशन को दिया जाता है जो कि अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है। 100 वर्ष पूरे करने का मतलब कि देखो ये 1867 में पटना का मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था। इसका 100 वर्ष तो 1967 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसे सेंटेनियल स्टेशन का दर्जा अभी दिया गया है। एक क्वेश्चन और, हाल ही में अभी हमारे देश के जो मौसम विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अपने देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मेट्रोलॉजिकल स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है लेह में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेल ने 450 किलोमीटर की लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण कहाँ किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है गेल के द्वारा कोची और मंगलुरु के बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कोची केरला में है और मंगलुरु ये कर्नाटका का शहर है।
तो दोनों के बीच 450 किलोमीटर की एक लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। नेचुरल गैस क्या होती है? सबसे पहले इसका हम यूज़ जान लेते हैं। नेचुरल गैस का यूज हम फ्यूल की तरह करते हैं, साथ ही साथ हीटिंग, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और नेचुरल गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एचएस और हीलियम, ये सारे चीज़ें पाई जाती हैं। नेचुरल गैस में मीथेन यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड 2, तीसरा पाया जाता है नेचुरल गैस में नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम। ये सारी चीज़ें नेचुरल गैस में पाई जाती हैं। और नेचुरल गैस का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, हीटिंग, कुकिंग और फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको पाइपलाइन के थ्रू भेजने का क्या फ़ायदा होगा? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आप पाइपलाइन के थ्रू इसे भेजते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। एक बार पाइपलाइन बिछाने में जो खर्चा आया वो आया, फिर कई सालों तक उस पाइपलाइन से भेजने से जो ट्रांसपोर्टेशन, जो हम ट्रकों की मदद से या फिर ट्रेन की मदद से इसको भेजते हैं, तो उसका खर्चा बच जाता है। साथ ही साथ पैकेजिंग का खर्चा बचता है। ट्रेन की मदद से भेजना है तो पहले उसे किसी अलग कंटेनर में पैक करना होगा, क्योंकि ये गैस है तो फिर इसको अलग कंटेनर में पैक करना होगा, तो उसका खर्चा भी अलग से आता है। मैन पावर बच जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मैन पावर, पैकेजिंग का खर्चा, साथ ही साथ टाइम की बचत। इतने सारे फ़ायदे होते हैं अगर हम पाइपलाइन के थ्रू गैस या फिर पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए गेल ने 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है और ये कोची से मंगलुरु के बीच। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ भागीदारी की है? देखो, मैंने क्वेश्चन कराया था कुछ समय पहले ही कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का एक एक्सटेंशन किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्या है कि आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ उन लोगों का इलाज किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। हालांकि उसके बाद भी ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है हेल्थ सेक्टर का, किसी सरकार द्वारा जारी किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पब्लिक के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के लिए सेहत नाम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उसका एक्सटेंशन जारी किया गया। उसके एक्सटेंशन में क्या है कि पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे उनको आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का इलाज दिया जा रहा था। लेकिन सारे लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं नहीं, तो फिर जम्मू कश्मीर की वो निवासी जो गरीबी रेखा के ऊपर निवास कर रहे हैं उनके लिए भी सेहत नाम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज की शुरुआत की गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। अब इसका प्रीमियम, मतलब इसको कौन सी कंपनी संचालित करेगी जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में इसको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। गवर्नमेंट जो प्रीमियम है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में देगी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जा रहा है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए कौन सा देश 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? दुनिया का पहला देश जो लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है वो है जापान। और अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसको इंग्लिश में डिब्रिस बोलते हैं। डिब्रिस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिब्रिस बोलते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के बाल गृह संस्थानों से बाहर निकलने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? देखो, कौन सी योजना है ये? लॉन्च पैड योजना। आपको ये ध्यान रखना होता है नाम को। लॉन्च पैड योजना क्या है? लॉन्च पैड योजना ये है कि जो अनाथालय होते हैं, जहाँ पे बच्चे, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अनाथालय में 18 वर्ष की आयु के होने के बाद
बच्चों को मुक्त कर दिया जाता है कि भैया अब आप जाओ अपना खुद का लाइफ जियो। और इस दौरान उनको शिक्षा और जो भी एजुकेशन है वो सभी अनाथालय की तरफ से ही प्रदान किया जाता है। 18 वर्ष की आयु के बाद इन्हें ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये जाके अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इन्हीं बाल गृह संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को अपने ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए मिला है जनजातीय मामलों के जनजातीय मंत्रालय को, और हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। देखो, स्कॉच अवार्ड किसको दिया जाता है? स्कॉच अवार्ड किसी पीपल या फिर किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो कि इंडिया के बेटर नेशन बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं पूरे साल के दौरान। और स्कॉच अवार्ड में एक प्लेटिनम अवार्ड होता है, 3 गोल्ड अवार्ड होते हैं और 10 सिल्वर अवार्ड होते हैं। साथ ही साथ ई गवर्नेंस का भी अवार्ड होता है। तो जो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया वो दिया गया है। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ई गवर्नेंस के लिए चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया? ये जनजातीय मामलों के मंत्री को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लग रहा था तो इसे मैंने यहाँ पे रखा। अब आप इसको नोट डाउन करोगे। प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है ई समाधान योजना को। ये किसकी योजना है? ये सीएमओ ऑफिस वेस्ट बंगाल की योजना है, तो उसे प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। देखो, 10 सिल्वर अवार्ड याद करने जरूरी है क्योंकि 10 अवार्ड कोई याद नहीं करता है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। सिर्फ अगर अवार्ड से क्वेश्चन आएंगे स्कॉच अवार्ड से तो ई गवर्नेंस से संबंधित या फिर प्लेटिनम या गोल्ड। 3 गोल्ड मिले हैं। 3 गोल्ड में 2 गोल्ड तेलंगाना सरकार को मिला है, एक मिला है उसे सैंड शेल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, जो बालू की खुदाई होती है और उसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और फिर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए भी तेलंगाना सरकार को गोल्ड गोल्ड स्कॉच अवार्ड को दिया गया है। तो कितनी बातें आप ध्यान रखोगे स्कॉच अवार्ड से? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड में 1 प्लेटिनम, 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 1 ई गवर्नेंस स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया जाता है। अब आप देखो, 10 सिल्वर तो याद नहीं रख सकते, तो आपको 1 प्लेटिनम, 3 गोल्ड और 1 ई गवर्नेंस स्कॉच चैलेंजर अवार्ड याद रखना होगा। ई गवर्नेंस स्कॉच चैलेंजर अवार्ड का क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब प्लेटिनम अवार्ड किसे मिला? प्लेटिनम अवार्ड वेस्ट बंगाल के सीएमओ ऑफिस यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की एक योजना है ई समाधान योजना, उसे दिया गया प्लेटिनम अवार्ड स्कॉच चैलेंजर का, स्कॉच अवार्ड का। 3 गोल्ड में 2 गोल्ड तेलंगाना सरकार को दिया गया सैंड सेल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए, साथ ही साथ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी का क्या नाम है? अमेरिका